Hello guys, welcome to my YouTube channel. Guys, this is the third part of chapter Molecular Basis of Inheritance, class plus 2 biology. Today's topic, the genetic material is DNA. The unequivocal proof that DNA is the genetic material came from the experiments of Alfred Hershey and Martha Chase, 1952. 1952 में अल्फ्रेड हार्शी और मार्था चेज ने एक्सपेरिमेंट किया और उससे ये प्रूफ हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है. दे वर्कड विद वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस. उन्होंने उस वायरस पे काम किया जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेजेस. The bacteriophage attaches to the bacteria and its genetic material then enters the bacterial cell. बैक्टीरियोफेज वायरस जो बैक्टीरिया के सेल के साथ अटैच होकर अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं. बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट वाज इट्स ओन एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर्स मोर वायरस पार्टिकल्स. वायरस का जेनेटिक मटेरियल जब बैक्टीरियल सेल के अंदर जाता है तो बैक्टीरिया उस जेनेटिक मटेरियल को अपना ही मटेरियल समझकर उसको मैन्युफैक्चर करके उसके मल्टीपल कॉपीज बना लेता है, जिससे बैक्टीरिया सेल के अंदर वायरस की मल्टीपल कॉपी हो जाती है. हार्शी एंड चेज वर्कड टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरस दैट एंटर्ड द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया की बॉडी में जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल जाता है वो डीएनए है या प्रोटीन है, इस पे हार्शी और चेज ने काम किया. दे ग्रीव सम वायरसेस ऑन ए मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड सम अदर्स ऑन मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव सल्फर. हार्शी एंड चेज ने दो मीडियम लिए, एक में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस रखा और दूसरे मीडियम में रेडियो एक्टिव सल्फर रखा. अब इन दोनों मीडियम में कुछ वायरसेस को ग्रो करवाया. एक मीडियम जिसमें रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस लिया और दूसरा मीडियम जिसमें रेडियोएक्टिव सल्फर लिया, उनमें वायरसेस को ग्रो करवाया. वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियोएक्टिव डीएनए बट नॉट रेडियोएक्टिव प्रोटीन बिकॉज डीएनए कंटेन फॉस्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट. अब हम जानते हैं कि डीएनए तीन चीजों से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजिनियस बेस, डिऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फेट. अब हमें पता है कि डीएनए के पास फॉस्फेट मतलब फॉस्फोरस होता है. जो वायरस रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस की प्रेजेंस में ग्रो करेंगे उनके पास रेडियोएक्टिव डीएनए तो होगा बट रेडियोएक्टिव प्रोटीन नहीं होगी, क्योंकि डीएनए के पास फॉस्फोरस तो होता है बट प्रोटीन के पास नहीं होता है. सिमिलरली वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियोएक्टिव सल्फर कंटेन रेडियोएक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियोएक्टिव डीएनए बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर. प्रोटीन के अंदर सल्फर होता है बट फॉस्फोरस नहीं होता है. तो जो वायरस रेडियोएक्टिव सल्फर की प्रेजेंस में ग्रो करेंगे उनके पास रेडियोएक्टिव प्रोटीन तो होगी बट रेडियोएक्टिव डीएनए नहीं होगा, क्योंकि डीएनए के पास सल्फर नहीं होता है. रेडियोएक्टिव फेजेस वर अलाउड टू अटैच टू ई कोलाई बैक्टीरिया. अब उन्होंने रेडियोएक्टिव बैक्टीरियोफेज को ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ अटैच किया. Then as the infection proceed, the viral coats were removed from the bacteria by agitating them in a blender. तब जैसे ही बैक्टीरियोफेज ई कोलाई के कांटेक्ट में आया तब उसने अपना जेनेटिक मटेरियल ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर दिया. ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है और इसका जो बाहर का कोट है वो प्रोटीन का बना होता है और ये है बैक्टीरियल सेल. तो जैसे ही बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल के कांटेक्ट में आएगा तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर इंजेक्ट कर देगा. यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर इंजेक्ट कर दिया है. अब वायरस का जो प्रोटीन का कोट है वो इसके साथ अभी भी अटैच है और इसको ब्लेंडर की हेल्प से अलग किया जाता है.
The virus particles are separated from the bacteria by spinning them in a centrifuge. ब्लेंडर एक कंटेनर टाइप होता है। इस बैक्टीरियल सेल और जो प्रोटीन कोट होता है इसको पूरे को ही ब्लेंडर के अंदर डाल दिया जाता है और यहाँ पर इसकी स्पिनिंग होती है कंटिन्यू और सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से बैक्टीरियल सेल और वायरल कोट जो है वो अलग हो जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से दो कंपोनेंट को उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग अलग कर सकते हैं। जबकि बैक्टीरियल कोट की डेंसिटी ज्यादा होती है इसलिए वो बॉटम में आ जाएगा और प्रोटीन कोट की डेंसिटी कम होगी और वो टॉप पे आ जाएगा। बैक्टीरिया विच वॉज इन्फेक्टेड विद वायरसेस दैट हैड रेडियोएक्टिव डीएनए वर रेडियोएक्टिव, इंडिकेटिंग दैट डीएनए वॉज द मटीरियल दैट पास्ड फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरियोफेज है, इसको रेड और ब्लैक कलर दिया है। इसमें रेड कलर का वो है जो रेडियोएक्टिव है और ब्लैक कलर का है जो रेडियोएक्टिव नहीं है। इसमें भी वही है, रेड कलर का मतलब रेडियोएक्टिव और ब्लैक कलर का मतलब रेडियोएक्टिव नहीं है। जो बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए का बना होता है और जो बाहर का कोट है वो प्रोटीन का बना होता है। अब इसमें S35 क्या होता है? ये होता है सल्फर का रेडियोएक्टिव आइसोटोप और P होता है फॉस्फोरस का रेडियोएक्टिव आइसोटोप। वो बैक्टीरियोफेज वायरस जिसको रेडियोएक्टिव सल्फर में ग्रो करवाया उसका प्रोटीन कोड तो रेड कलर का है, मतलब रेडियोएक्टिव है, बट डीएनए जो है वो ब्लैक कलर का है, मतलब ये रेडियोएक्टिव नहीं है। वो बैक्टीरियोफेज जिसको रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस की प्रेजेंस में ग्रो करवाया है उसका डीएनए तो रेडियोएक्टिव है पर उसका प्रोटीन कोड रेडियोएक्टिव नहीं है। बैक्टीरिया विच वाज इन्फेक्टेड विद वायरसेस दैट हैड रेडियोएक्टिव डीएनए वर रेडियोएक्टिव, इंडिकेटिंग दैट डीएनए वाज द मटीरियल दैट पास्ड फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया। वो बैक्टीरियोफेज जिसका डीएनए रेडियोएक्टिव होता है जब उसको बैक्टीरियल सेल के अंदर इंजेक्ट करवाया तो उसमें जो जेनेटिक मटेरियल पाया गया वो भी रेडियोएक्टिव ही था। The bacteria that was infected with viruses that had radioactive proteins were not radioactive. और वो बैक्टीरियोफेज जिसका डीएनए तो रेडियोएक्टिव नहीं था पर प्रोटीन रेडियोएक्टिव थी, तो पाया कि जो बैक्टीरियल सेल के अंदर डीएनए है वो रेडियोएक्टिव नहीं है। This indicates that protein did not enter the bacteria from the viruses. इससे ये क्लियर हो गया कि प्रोटीन वायरस से बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर नहीं कर रही है। डीएनए इज देयरफॉर द जेनेटिक मटेरियल दैट इज पास्ड फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया। इससे ये भी कंफर्म हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो वायरस से बैक्टीरियल सेल में पास हो जाता है। फर्स्ट स्टेप होता है इन्फेक्शन। इसमें बैक्टीरियोफेज वायरस अपना डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर डालता है और ब्लेंडिंग की हेल्प से प्रोटीन कोट को बैक्टीरियल सेल से अलग कर दिया जाता है। लास्ट स्टेप सेंट्रीफ्यूगेशन होता है जिसमें बैक्टीरियल सेल बॉटम में आ जाता है और प्रोटीन कोट टॉप पे आ जाता है। ये था हार्शी-चेज एक्सपेरिमेंट। इससे ये कंफर्म हो गया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है जो कि वायरस से बैक्टीरिया में पास करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए। जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए होता है और डीएनए और आरएनए की प्रॉपर्टीज क्या होती है हम वो डिस्कस करेंगे। फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशन इट इज क्लियर दैट द डिबेट बिटवीन प्रोटीन वर्सेस डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल was unequivocally resolved from the Hershey-Chase experiment. It became an established fact that it is the DNA that acts as genetic material. अब हम जानते हैं कि प्रोटीन और डीएनए के बीच में डिबेट चल रहा था कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन या डीएनए। तो हार्शी और चेज के एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। However, it subsequently became clear that in some viruses, RNA is the genetic material. For example, tobacco mosaic viruses, QB bacteriophage, etc. ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है कि कुछ वायरस में ही आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है।
जैसे टोबैको मोजाइक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेज में आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चन सच एज why DNA is the predominant genetic material whereas RNA performs the dynic function of messenger and adapter has to be found from the difference between chemical structures of two nucleic acid molecules। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं कि क्यों डीएनए ही ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल होता है और आरएनए केवल कुछ ही वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल लिया जाता है, और क्यों आरएनए केवल एज ए मैसेंजर और एडेप्टर यूज होता है। कैन यू रिकॉल द टू केमिकल डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए के बीच में कोई दो केमिकल डिफरेंसेस क्या होते हैं। डीएनए और आरएनए के बीच में फर्स्ट डिफरेंस होता है डीएनए में नाइट्रोजिनस बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन पाए जाते हैं और आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल पाया जाता है। सेकेंड डिफरेंस होता है डीएनए होता है डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए में जो शुगर होती है वो होती है डिऑक्सीराइबो शुगर और आरएनए में जो शुगर होती है वो होती है राइबो शुगर। इन दोनों स्ट्रक्चर में केवल एक ही डिफरेंस है कि राइबोज में सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन होती है और डिऑक्सीराइबोज में सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन एब्सेंट रहती है, इसलिए उसको बोलते हैं डीऑक्सी, ऑक्सीजन का रिमूव होना। ए मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। केवल वही मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर सकता है अगर वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करे, जो कि नीचे दिया गया है। फर्स्ट क्राइटेरिया है इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। जो मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा उसमें रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब वो अपने ही तरह मल्टीपल कॉपी जो है वो बना सके। इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। वो केमिकली भी स्टेबल होना चाहिए और उसका स्ट्रक्चर भी स्टेबल होना चाहिए, जैसे डीएनए जो है वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल है। It should provide the scope for slow changes that are required for evolution। उसमें धीरे धीरे चेंजेस होनी चाहिए जिस वजह से एवोल्यूशन होता है। एवोल्यूशन के लिए स्लो चेंजेस का होना जरूरी होता है, ना कि फास्ट चेंजेस। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन करैक्टर। वो अपने आप को मेंडेलियन करैक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके। जैसे हम जानते हैं कि इनहेरिटेंस में करैक्टर जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, तो जो पेरेंट्स के करैक्टर ऑफस्प्रिंग में आएंगे तो वो ऑफस्प्रिंग में अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। जैसे पेरेंट्स में मदर या फादर की ब्लू आइज हैं तो बच्चे की आइज भी अगर ब्लू हुई तो इट मीन्स उन करैक्टर्स या जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है। इफ वन एग्जामिन्स ईच रिक्वायरमेंट वन बाय वन, because of rule of base pairing and complementary, both the nucleic acid DNA and RNA have the ability to direct their duplication। अभी हमने पढ़ा कि किसी मॉलिक्यूल को अगर जेनेटिक मटेरियल बनना है तो उनके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। डीएनए के स्ट्रक्चर में हमने देखा है कि नाइट्रोजिनस बेस की पेयरिंग किस तरह से होती है और डीएनए की दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती है, मतलब और इन दोनों में डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन करने की एबिलिटी भी होती है। द अदर मॉलिक्यूल्स इन द लिविंग सिस्टम सच एज प्रोटीन्स फेल टू फुलफिल दिस क्राइटेरिया इटसेल्फ। लिविंग सिस्टम में जो अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन, वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर सकते। द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ नॉट टू चेंज विद द डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, एज और विद चेंज इन फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब क्वेश्चन ये था कि क्यों ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल लिया जाता है, आरएनए को नहीं। तो इसमें बोला गया है कि जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ साइकिल के किसी भी स्टेज में जाए, किसी भी एज में जाए, या फिर उनकी फिजियोलॉजी या इंटरनल स्ट्रक्चर में जितनी भी चेंजिंग आए। स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल was very evident in Griffith transforming principle itself, that
Heat which killed the bacteria at least did not destroy some of the properties of the genetic material. स्टेबिलिटी जेनेटिक मटेरियल की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको हम ग्रिफ्थ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से भी समझ सकते हैं। ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट में जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे जिससे बीमारी हो जाती, ग्रिफ्थ ने उस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किल्ड किया, मतलब हीट करके उस बैक्टीरिया को मार दिया। पर उसका जो जेनेटिक मटेरियल था उसको हीट करने के बाद भी वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। वो इसलिए डिस्ट्रॉय नहीं हुआ क्योंकि डीएनए एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। दिस कैन इजली बी एक्सप्लेन इन लाइट ऑफ द डीएनए दैट द टू स्ट्रैंड्स बीन कॉम्प्लीमेंट्री इफ सेपरेटेड बाय हीटिंग कम टुगेदर व्हेन अप्रोप्रिएट कंडीशन आर प्रोवाइडेड। हमें पता है डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है और अगर हम डीएनए को हाईएस्ट टेम्परेचर पे हीट करते तो उसकी जो दो स्ट्रैंड्स होती है जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती है वो अलग हो जाती है और जैसे ही अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलती है तो ये दोनों स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है। Further, 2OH group present at every nucleotide in RNA is a reactive group and makes RNA liable and easily degradable. अब हमें पता है कि RNA के पास राइबोज शुगर होती है जिसमें सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन वेरी रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है और RNA में एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लगी होती है जिस वजह से आरएनए ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू डीएनए। अब ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से आरएनए हर किसी के साथ रिएक्ट कर जाता है और ईजिली डिग्रेड हो जाता है और डीएनए में सेकंड कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन एब्सेंट रहती है इसलिए वो लेस रिएक्टिव है और जो लेस रिएक्टिव होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। आरएनए ज़्यादा रिएक्टिव है तो स्टेबल कम होगा और डीएनए लेस रिएक्टिव है तो स्टेबल ज़्यादा होगा। RNA is also now known to be catalytic, hence reactive. अब क्योंकि RNA ज़्यादा रिएक्टिव होता है और इस वजह से वो एज ए कैटलिस्ट भी काम करता है। कैटलिस्ट वो होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। Therefore, DNA chemically is less reactive and structurally more stable when compared to RNA. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डीएनए जो है वो केमिकली लेस रिएक्टिव होता है और मोर स्टेबल होता है जब हम उसको आरएनए के साथ कंपेयर करते हैं। देयरफॉर अमंग द टू न्यूक्लिक एसिड डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल। इसलिए दोनों न्यूक्लिक एसिड में से डीएनए एक बेटर जेनेटिक मटेरियल होता है। In fact, the presence of thymine at the place of uracil also confers additional stability to DNA. डीएनए में नाइट्रोजिनियस बेस थाइमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है और थाइमिन जो है वो यूरेसिल के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है जो कि डीएनए को ज़्यादा स्टेबल बना देता है। बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट। दोनों आरएनए या डीएनए में म्यूटेशन मतलब चेंजेस होती है। इनफैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट ए फास्टर रेट। डीएनए के कंपैरिजन में आरएनए अनस्टेबल होता है और ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिससे उसमें चेंजेस जो होती है वो फास्टर रेट पे होती है। कॉन्सिक्वेंटली वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पेन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। अब आरएनए के जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन या चेंजेस भी फास्ट होती है और उसमें एवोल्यूशन भी फास्ट होता है और इसलिए वो वायरस में पाया जाता है क्योंकि वायरस की शॉर्टर लाइफ स्पेन होती है, मतलब वो कम टाइम के लिए जीते हैं। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, hence can easily express the characters. DNA, however, is dependent on RNA for synthesis of protein. अब इसको समझने के लिए हमें सेंट्रल डोगमा का कंसेप्ट देखना पड़ेगा। डीएनए जब डीएनए बनाता है तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन और डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से जब प्रोटीन बनती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो इसमें बताया है कि आरएनए जो है वो डायरेक्टली प्रोटीन बना सकता है और इजीली करैक्टर को एक्सप्रेस कर सकता है और डीएनए ने अगर प्रोटीन बनानी है तो उसको पहले आरएनए के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी हैज इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए।
प्रोटीन बनाने की जो मशीनरी है वो आरएनए के अराउंड होती है। द above discussion indicate that both RNA and DNA can function as जेनेटिक मटेरियल। इन सब डिस्कशन से ये क्लियर होता है कि दोनों डीएनए और आरएनए जो है वो एज ए जेनेटिक मटेरियल फंक्शन करते हैं। बट डीएनए बीइंग मोर स्टेबल इज प्रेफर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। पर डीएनए ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। आरएनए अनस्टेबल होता है, इसलिए वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर सकता। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए इज बेटर। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए आरएनए बेटर होता है।